मैं सोच रहा था कि समय पर्याप्त है। इस संगोष्ठी इस तरह की जो होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कोई उम्मीद या नाउम्मीद लेके नहीं आया था, मैं बहुत ओपन माइंड से आया था और बहुत अच्छा लगा। मतलब कल का सत्र, आज का सुबह का भी सत्र, और कई लोगों की बातों को से बहुत चीज़ों पे ध्यान गया। आज संजय जी की बात से कई चीज़ों पे ध्यान गया। आशीष को तो मैंने सुना है पहले कई बार। श्रुति की बात पे कई चीज़ों पे ध्यान गया, सचिन की बात से। कल के सत्र तो बहुत ही चारों पांचों वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला नहीं, मतलब बोलना ठीक नहीं है, पर मैं ये सोच रहा था कि ये एक मिलना जुलना तो हो ही जाता है लोगों का। कुछ नए संबंध बनते हैं, कुछ पुराने जो संबंध हैं वो फिर से उनकी एक तरह से रिवाइव होते हैं, या बहुत दिनों से मिले नहीं है तो मिल लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये तो होता ही है। लेकिन इसके अलावा इस तरह की संगोष्ठी का मकसद कुछ और भी होगा, और होना भी शायद उचित ही है। तो मुझे लगा कि यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएं लोग। ये प्रेरणा तो है ही जिसकी बात हो गई है, क्योंकि मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ इस तरह का, यहाँ का वातावरण जो आशीष ने बनाया है और जिस तरह से बनाया है, पता नहीं कितने लोगों को उसकी झलक मिली कि नहीं, कि एक तो बना है और जिस तरह से मैं भारतीयता की बात जो दिख रहा है उसमें नहीं कर रहा हूँ, पर इसका जो प्रोसेस बनाने का उसको भी मेरे को कुछ थोड़ी बहुत समझ है उसकी। जैसे आशीष ने बनाया है वो भी देखने लायक है, वो भी समझने लायक है। तो ये तो देख के अच्छा लगता ही है और उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन फिर भी ये संगोष्ठी से क्या। और मुझे लगा कि हम बात कर रहे हैं भारतीयता की, और मैं शुरू के दिन से ये कह रहा हूँ कि भारतीयता और मॉडर्निटी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये विकल्प नहीं है। विकल्प वो होता है कि आपके लिए दो रास्ते हैं और एक विकल्प है, इधर जाओ या उधर जाओ। यानी दोनों संभावना है, आपकी चॉइस है कि इधर जाओ कि उधर जाओ। परंतु भारतीयता और आधुनिकता उस तरह का नहीं है। ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि ये ऑल्टरनेटिव उस सेंस में नहीं है कि आप चुन लो आपको इधर जाना है कि उधर जाना है। आज मॉडर्निटी से, आधुनिकता से, सिस्टम से, आज के जो सिस्टम है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला सिस्टम हो, जो भी हो, आपको उससे आप घिरे। आपके पास कोई बाजार की व्यवस्था हो, उससे आप घिरे। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। ये मैं रोने पीटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। और इसको एक बार हम स्वीकारेंगे, इसको हम एक बार देखेंगे, तब वो पहली शर्त मुझे लगती है कि हम दूसरी ओर जा पाएंगे, मतलब उसका प्रयास कर पाएंगे। ये मेन स्ट्रीम जो होता है ना, नाम तो हम बहुत सुनते हैं, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, पर ये मेन स्ट्रीम मुख्य धारा है क्या? ये तो एक समुद्र से भी एक बड़ी नदी, आप ब्रह्मपुत्र की तरह आप सोचिए, जिसमें कि बहुत तेज वेग से, बहुत रफ्तार से पानी एक तरफ बह रहा है और सब हम उसके अंदर हैं। और हमको जिस तरफ वो वेग ले जा रहा है हमको पसंद नहीं है, हमको उधर नहीं जाना है, पर हम उस नदी में हैं। ये वे मेन स्ट्रीम है और हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा ऊपर की दूसरी दिशा में जाएं, परंतु वो वेग इतना है कि हम या तो थक जाते हैं या हम डूबने के कागार पे पहुंच जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं चलो इसी के साथ रहते हैं, उसी में कुछ रास्ता ढूंढते हैं। उधर रास्ता है नहीं। ये करने वाली जो बात आती है, वेणुगोपाल जी से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं करना तो है ही, वो तो लगा हुआ ही आपके साथ, पर ये जो बिना सोचे समझे करना, इसी मेन स्ट्रीम में करना है, तो ये मेन स्ट्रीम को ही आप पुष्ट करेंगे, इसमें और कुछ नहीं। गुरुजी मेरे को बहुत बार फोन 5-6 दिन में, सभी को करते होंगे, उनकी आदत थी, हर 4-5 दिन में आदमी से बात करते थे। तो मेरे से कब बात करते थे? जब बोलते थे पवन जी आज एक और प्रेत आत्मा आ गई।
या कभी कभी बोलते थे एक और भटकी हुई आत्मा आ गई, जीव भी बोल देते थे। हाँ, क्या मतलब ये कुछ करना चाहता है, वो देश को बदलना चाहता है, दुनिया को बदलना चाहता है। ये इसको वो ये प्रेमात्मा, मतलब मेरे को बोलते थे, उस बेचारे को तो नहीं बोलते हो। हाँ, तो वो तो मुझे ये कहते थे कि पाप का घड़ा है, इसको जल्दी जल्दी भरने दीजिए, क्यों रास्ते में रोड़े अटकाने, जल्दी भरेगा जल्दी फूटेगा। ये मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आप जरा इसको समझिए, मैं बात कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम ऐसी है, इसको रिकग्नाइज किए बिना हम क्या करेंगे, हम इसी को पुष्ट करेंगे। ये मेन स्ट्रीम के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, तो अब क्या रास्ता है? तो एक दिन मेरे गुरु तुल्य रिम्पोचे जी ने एक रास्ता मुझे बताया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, वेणुगोपाल जी। वो रास्ता क्या था? उन्होंने कहा तुम ब्रह्मपुत्र के विरुद्ध नहीं जा सकते, पर तुम ये कर सकते हो कि एक छोटी नहर, पतली सी, टेढ़ी मेढ़ी एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं, उसी किनारे में ऊपर की तरफ ले जाओ। आप समझ रहे? वेग ऐसा है, आप एक किनारे से ऐसे ऐसे एक टेढ़ी सी नहर बना लीजिए, पतली, उसमें वेग बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो पतली है और टेढ़ी मेढ़ी है। अब उसमें आप उल्टी दिशा में शायद सकते हो। उसका नाम उन्होंने दिया स्टेपिंग आउट। स्टेपिंग आउट। मुझे ये जो एनालॉजी उनकी, या जो इन्होंने विजुअल दिया उसका, ये बहुत पसंद आया और मुझे ये लगा कि हाँ, ये बात पकड़ने वाली बात है। अब ये जो बात है, ये एक तो आपको एक तस्वीर खींच के मैंने दिखाया, लेकिन ये पहले हमको समझ में आया कि मेन स्ट्रीम का वेग क्या है, कैसे है। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बहुत मेरे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जो कोई ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई ऑल्टरनेटिव फार्मिंग में काम कर रहा है, जिसके दुनिया भर के नाम अभी आशीष ने अपने लेक्चर में बताया कि भाई उसको कोई कृषि खेती कहता है, कोई उसको ऑर्गेनिक खेती कहता है, वगैरह वगैरह। तो कोई फार्मिंग में काम, बहुत उनका मेरा सम्मान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे, कोई फार्मिंग में कर रहा है, कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई और तरह से कर रहा है, कोई और तरह से कर रहा है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। पर ये ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट मोड की बात है, ये प्रोजेक्ट है। फार्मिंग एक प्रोजेक्ट है, एजुकेशन एक प्रोजेक्ट है, कोई भी इस तरह का आप करें, और ये मॉडर्निटी में निहित है कि आप प्रोजेक्ट मोड में सोचें, आप समग्रता में देखें ही नहीं चीजों। ये जो बात हो रही है भारतीयता की, ये पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है, बुनियादी शिफ्ट की बात हो रही है। ये प्रोजेक्ट से नहीं होगा कि आप एक स्कूल लगा ले, करिए, मेरा उससे बिल्कुल, मैं भी वो काम करता हूँ, इसलिए ऐसा मत समझना कि मैं उसके विरोध में हूँ। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, या चलाए हैं मैंने, और उसको आप नाम देंगे तो यही बोलेंगे कि वो अल्टरनेटिव स्कूल है, बट दैट इज नॉट। ये दिमाग में रखनी चाहिए कि दिस इज, इसकी सीमाएं है, इससे इतना ही होगा। ये ना मान ले कि इससे बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप कितना ही करें, आप इस सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते। मैं अगर वो स्कूल चलाता हूँ या चलाता था, तो हमको कोई ना कोई मान्यता लेनी पड़ती थी, वो चाहे यूपी बोर्ड से ले, या उत्तराखंड बोर्ड से ले, या सीबीएसई से ले, या आईसीएसई से ले, किसी से भी ले। और जैसे ही वो मैं मान्यता लेता हूँ तो मैं सिस्टम के घेरे में आता हूँ। और खाली उतना ही नहीं है, जो जिन अभिभावकों के, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ आपको, जिन अभिभावकों के बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं, उनका जो प्रेशर होता है, उनकी जो मांग होती है, वो भी सब मेन स्ट्रीम की ही मांगे होती हैं, उसी बहाव की मांगे होती है। तो ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, स्टेट की बात नहीं है, ये बात जो दिमाग बन गया है अब हमारे समाज का, ये विकास का जो दिमाग बन गया, ये भी ध्यान में रखने की बात है कि ये विकास नाम का शब्द 1950 से पहले, ये सबको जानना चाहिए कि 1950 के पहले ये विकास शब्द आज जैसे इसका इस्तेमाल होता है वैसे नहीं होता था। अब मैंने गांधी जी को थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेरे से 3-4 हजार पन्ने तो पढ़े होंगे उनके। मैंने बहुत खोजने की चेष्टा की कि भाई विकास का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है क्या? हाँ किया है, लेकिन कैसे किया है?
उसके पहले कुछ ना कोई पिछलग्गू लगा के किया। कैसे कि मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास, इस तरह से कुछ ना कुछ उसके पहले लिया है, विकास को क्वालिफाई करने के लिए, विकास को बताने के लिए कि ये मैं किस विकास की बात कर रहा हूं। 1950, और यही रविंद्रनाथ को भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, उधर भी नहीं मिला। जिन भी आज में, ये तो मेरी अब आदत बन गई है कि 1950 के पहले जिसको कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, मैं देखने की चेष्टा करता हूँ कि विकास शब्द अकेले में यूज हुआ है क्या, जैसे आजकल होने लगा। नहीं हुआ है। और फिर पता चला कि ये पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने अपने किसी उद्बोधन में ये कहा कि वी आर द डेवलप्ड नेशंस, विकास, हम विकसित राष्ट्र हैं। विकास को अकेले में यूज किया और कहा कि अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड नेशंस है। तो उस दिन से ये हमारे दिमागों को इसने जकड़ लिया है। इससे कोई लिटरेसी का, एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है। आप गांव में जाकर, सुदूर गांव में जाके आप किसी से बात कर लीजिए जहां पे तथा स्कूल ना भी पहुंचा हो, वो भी विकास की के नाम से परिचित है। और वो भी जैसे ही वो विकास बोलता है, क्योंकि अब ये मेन स्ट्रीम जो है ना, मैं ये बताने की आपको चेष्टा कर रहा हूं, ये मेन स्ट्रीम सिर्फ वस्तुओं में नहीं है, ये हमारे दिमागों में है। हम बाइनरीज में सोचने लगे। तो ये विकास जब हमारे को यहाँ बैठ जाता है, तो साथ साथ अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बैठता है, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। ये अपने आप होता है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। ये आपके दिमागों को कैप्चर, हम मेन स्ट्रीम ये है, आज का मेन स्ट्रीम ये है जिसने हमारे, जो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, जो लोग झगड़ा भी कर रहे हैं, जो लोग दुखी भी हैं इन दैट सेंस कि परेशान है इस सिस्टम से, वो भी इसी से जकड़े हुए, बाइनरी से। ये बाइनरी मॉडर्निटी है। मैं ये भी बताने की आपको चेष्टा कर रहा हूं कि ये जो बाइनरी में सोचना कि गरीब अमीर, छोटा बड़ा, इसी तरह से जब सोचते हैं, ये आधुनिक रोग है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं बच्चा था, मेरी उम्र 68-69 है, जब मैं बच्चा था 10-12 साल का, मेरे स्कूल में हम लोगों को हिंदी और अंग्रेजी की कक्षा में ऑपोजिट्स लिखने दिया जाता था कि आप इसके विपरीतार्थ लिखिए। तो वो लिखाते थे सुबह, तो हम लिखते थे शाम। फिर वो लिखाते थे दिन, तो हम लिखते थे रात। फिर वो लिखाते थे पुरुष, हम लिखते थे महिला। पुरुष और महिला विपरीत है क्या, बताइए आप? या बच्चा और बूढ़ा विपरीत है क्या? अरे दुनिया भर की सिमिलैरिटीज है दोनों में, बच्चे में, बूढ़े में, पुरुष में, महिला में, दिन में और रात में भी बहुत कुछ एक जैसा है, कुछ कुछ अलग है, विपरीत नहीं है। ये विपरीत की धारणा ही गलत है और ये बैठाई गई है आधुनिक शिक्षा द्वारा। ये पहले अगर कोई खोजे कि जो 100 साल, 200, 300 साल पहले क्या ये इस तरह से पढ़ाई होती थी, तो आप पाएंगे नहीं होती। ये हम गुरुकुल की बात करते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में कल्पना है, मुझे नहीं मालूम। क्या ये इस तरह से हम इस चीज को देखते हैं? ये जो विपरीत आपको पढ़ा दिया जाता है, और उसमें से जब बच्चे को 10 में 10 नंबर आते हैं, तो वो तो ये इसको सच मानता है ना। और फिर ये इतना ही नहीं है, वो दिमाग ऐसे ही उसका काम करने लगता है कि या तो मोदी या राहुल गांधी, है ना, या तो ये या तो वो। हर जगह ये ऑटोमेटिक होता है। हम जो मेन स्ट्रीम से परेशान हैं, क्या इस चीज के प्रति हम सजग हैं? हम अगर ऑल्टरनेटिव सोचते हैं तो हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम का ऑल्टरनेटिव, तो फिर ऑल्टरनेटिव स्कूल, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑल्टरनेटिव दिस प्रोजेक्ट, ऑल्टरनेटिव दैट प्रोजेक्ट, बट विद इन द सेम मेन स्ट्रीम। ये इसकी फंडामेंटल्स क्या है, इसकी ओर धर्मपाल ने इशारा किया है, इसकी ओर महात्मा गांधी ने इशारा किया है, और भी पंडित सुंदरलाल ने भी किया होगा। इसकी ओर गुरुजी, लेटेस्ट ये है कि गुरुजी ने इशारा किया, दिखाया है। ये बहुत अच्छा लगता है
लेकिन हम इट्स एन एक्सोटिक जानकारी, दैट्स ऑल। बहुत सुंदर एक कल्पना के रूप में रह जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने बहुत चीजें पढ़ी, आपने बहुत चीजें पढ़ी, मैंने धर्मपाल से सीखा कि पढ़ने और पढ़ने में भी फर्क है। वही किताब मैंने पढ़ी, धर्मपाल जी ने पढ़ी, उन रात को नींद आती नहीं थी तो हमको बोलते थे प्रेमचंद दे दो मुझे, तो एक देता था, बोले एक नहीं 3-4 दो, तो 3 दिनों में उन्होंने पूरा प्रेमचंद पढ़ लिया, क्योंकि रात को नींद आती नहीं थी, पढ़ देते थे। तो वो एक दिन मुझे बोला कुछ कहानी की अच्छी किताब, ऐसा रद्दी प्रेमचंद को रद्दी बोल दिया हम लोग। तो कहा किसको दो, तो मैंने शरद चंद्र को पसंद करते थे, प्रेमचंद को उतना पसंद नहीं करते थे। वो बोला ये तो बहुत रोना पीटना प्रेमचंद करते हैं, शरद चंद्र तो ताकत दिखाते, शक्ति दिखाते। वही है, उसी परिस्थिति में एक रोना पीटना कर रहा है, दूसरा ताकत दिखा रहा है। खैर ये एक अलग हो जाएगा विषयांतर। एक मैंने उनको अंग्रेजी के एक ऑथर राइटर है, बहुत आप लोग कभी पढ़िए उनको, वेंडल बेरी, बहुत लोग परिचित भी होंगे उनसे। ये वेंडल बेरी जो है किसान है, मूलतः एक किसान है, पर लिखते भी हैं, कहानियां भी लिखते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं। अच्छी, मैं तो मिला नहीं हूं पर उनकी चीजें पढ़ी है। तो उनकी एक शॉर्ट स्टोरीज की मेरे पास किताब है, फिडेलिटी नाम से। तो फिडेलिटी मेरे को बहुत पसंद थी तो उनको दे दी पढ़ने के लिए। सुबह आए, बोले बढ़िया किताब दी, तो हमने बोला क्या बढ़िया लगा, तो बोले अरे इसमें देखो पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म का कितना सुंदर फर्क दिखाया है, मतलब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के बीच का फर्क कितना। मैंने वो किताब मैंने उनको दी पढ़ करके, मुझे ये नहीं दिखाई दिया, धर्मपाल जी को ये दिखाई दे दिया। तो उसी तरह प्रेमचंद पढ़ने दिया, उन्होंने कहा अरे प्रेमचंद 1920 में जर्सी गाय की तारीफ कर रहा है, ये क्या हो गया हमारे देश को। अब मैंने पढ़ा, वो मेरे को नहीं दिखाई दिया, उनको दिखाई दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग आते हैं बोलते हैं हमको बच्चे बहुत सारे आते हैं, हमको पढ़ने के लिए कुछ बताइए। अरे हिंद स्वराज पढ़ो ना, हिंद स्वराज पढ़ लेते हैं, सिस्टम नहीं समझ में आता। हिंद स्वराज, अगर बहुत चीजें हैं हिंद स्वराज में और एक से एक खूबसूरत चीजें, पर सबसे मुख्य मुझे ये बात लगती है आज के संदर्भ में कि आपको सिस्टम की समझ उसमें आएगी, व्यवस्था की मुख्य धारा क्या होती है समझ में आएगी, क्यों वो पार्लियामेंट को वेश्या कह रहे हैं। हमको तो बहुत मजा आता है, वेश्या कह दिया पार्लियामेंट को, हम उसको कोर्ट भी करते हैं, पर वो उसमें जो सिस्टम की बात है वो समझना पड़ेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम ऑल्टरनेटिव को बहुत अच्छी विकल्प का मतलब है हमारे पास चॉइस है कि भाई ये कर लो या वो कर लो। और ये विकल्प, जैसे ही हम विकल्प की बात करते हैं तो बाइनरी सोच से सावधान रहिए, क्योंकि बाइनरी सोच पहले से दिमाग में बैठी है, क्योंकि बचपन से आपकी ट्रेनिंग हो रखी है वैसी। माता का उल्टा पिता है और हम चाहते दोनों साथ साथ रहें। दिमाग में बैठा है कि उल्टा है भाई, ये पूरब जाएगा तो पश्चिम जाएगा, और दोनों साथ कैसे रहेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा जहर आपके दिमाग में डाला गया है आधुनिक शिक्षा के द्वारा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कक्षा 3 की किताब है यूपी बोर्ड की, आज भी चलती है, कक्षा 3 की, उसका नाम है ज्ञान भारती भाग 3। किस चीज की किताब है? हिंदी पढ़ाने की किताब है, हिंदी। उसमें बच्चा कौन, तीसरी कक्षा में 8-9 साल का बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो उसका घर की भाषा अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज है, कुछ और, उनकी तो बहुत पूरा मिनी हिंदुस्तान है। वहाँ का बच्चा जा रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, और उसके दिमाग का आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि अंग्रेजी तो बड़ी तोप चीज है, किसी ने बताया नहीं है। जैसे विकास बैठ गया है, जैसे पिछड़ापन बैठ गया है, वैसे ये भी बैठ गया है कि अंग्रेजी तो बहुत बड़ी चीज है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको आता जाता नहीं, हिंदी भी ठीक से नहीं आती। अब वो पढ़ रहा है कक्षा 3 की किताब, सरोजनी नायडू पे एक पाठ। क्या है जी? शुरू का वाक्य बता रहा हूं आपको, शुरू की 3 लाइनें। सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, बढ़िया बात है।
वो 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी, पढ़ती नहीं थी, लिखती थी, अपनी बनाई हुई। पहली लाइन सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, दूसरी लाइन वो 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। हो गई छुट्टी ना उस बच्चे की कि नहीं हुई? आप बताइए, आप बताइए। मनोवैज्ञानिक रूप से आपने उसको घायल कर दिया कि नहीं कर दिया? पर कोई हत्यारा नहीं है, किसी को आप कोर्ट में ले जाके सजा नहीं दिला सकते। ये जो घायल आपने किया, उससे तो अच्छा होता उसको छुरी लेके थोड़ा 2-4 चाकू मार देते, वो तो भर जाता ना। 2 दिन में, 4 दिन में हल्दी लगाते तो आधे दिन में। ये घाव नहीं भरने वाला है। मैंने IIIT में देखा है, जहां मैं उस दिन भी बोल रहा था कि बच्चा बढ़िया 2 लाख की, जिसको आज के दिन बहुत बड़ी है, बोला 2 लाख की नौकरी मिल रही है वहां से निकल, उसमें ये घाव है कि मैं IIT में नहीं जा पाया। और जो IIT में चला गया उसको ये घाव है कि मैं कानपुर नहीं गया, और जो कानपुर चला गया उसको ये घाव है कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। ये घाव, ये जो बात होती, मैं बात कर रहा हूं, ये जो सरोजनी नायडू वाली बात, बाइनरी वाली बात, ये हमारे में भी है ये बात। मैं यहां भी सुनता हूं वही स्वर ऑल्टरनेटिव वाले कि जैसे वी हैव अ चॉइस, वी डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू थिंक, गो बैक, आपको पीछे जाना पड़ेगा। और उसमें धर्मपाल और रविंद्र शर्मा जैसे लोग मदद करते हैं। कैसे मदद, उसको कैसे सुनना है, मैं इस बात पे आता हूं। धर्मपाल जी का एक काम है जिंगलपेट के इलाके का, वो पब्लिश्ड है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें यह है कि चिंगलपेट की डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजों ने, या शायद लेट 18th सेंचुरी का सर्वे है, उन्होंने एक सर्वे करवाया उस पूरे डिस्ट्रिक्ट, और उसमें सर्वे क्या कराया उन्होंने, तो जो अपने हिसाब से ही सर्वे कराया कि भाई यहाँ पे हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप का सर्वे करना है कि पॉपुलेशन में जो 5-6 लाख की पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग हाई इनकम में है, कितने मिडिल इनकम में, कितने। ये हमारी शब्दावली नहीं, ये हमारी कैटेगरीज नहीं है, ये उनकी कैटेगरीज है। उस समय तो हमारी, अब तो हमारी भी ये कैटेगरी हो गई। हमारे भी अर्थशास्त्री इसी भाषा में बात करते हैं जिसकी बात संजय जी ने की थी कि वो कौन सी अर्थव्यवस्था। उन्होंने 32 या 34 आइटम, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, उन्होंने, क्योंकि उस टाइम कोई नौकरी तो करता नहीं है, तो उन्होंने 34 आइटम निकाले जिसमें पान सुपारी भी है, जिसमें चावल भी है, घी भी है, मक्खन भी है, ये दूध भी है, वगैरह वगैरह, कपड़ा भी है, ये सब 34 श्रृंगार की वस्तुएं भी है, शायद सिंदूर भी है। कि ये जो 34 आइटम जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है, और उन 34 आइटम में ये देखा गया कि भाई हाई इनकम वाले कितने रुपए का कंज्यूम करते हैं साल भर में, लो इनकम वाले कितने का करते हैं, मिडिल इनकम वाले कितने का करते हैं। कंजम्पशन देखा गया, इनकम नहीं देखी गई, कंजम्पशन, व्यय प्रधान है ना, तो कंजम्पशन देखा गया। और वो उसमें खूबसूरत बात यह है, अगर आप ठीक से उसको देखेंगे, कि वो 34 के 34 आइटम लो इनकम ग्रुप भी कंज्यूम करता है, हाई इनकम ग्रुप भी कंज्यूम करता है। आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप चिंगलपेट में जाएंगे तो हाई इनकम ग्रुप जिन चीजों को कंज्यूम करता है, लो इनकम ग्रुप कंज्यूम ही नहीं करता है उनको। वो गाड़ी को में घूमता है, ये गाड़ी में नहीं घूमता। ठीक। दूसरी बात क्या निकलती है उसमें कि हाई इनकम ग्रुप का जो वो है 20 रुपया कुछ आना कुछ पाई। लो इनकम, मिडिल इनकम ग्रुप का है 14 रुपए कुछ आना कुछ पाई, और लो इनकम ग्रुप का है 9 रुपया कुछ आना कुछ पाई। मेरे को आना पाई का भी याद नहीं है, इसलिए मैं रुपए का बता, मैंने उसको कन्वर्ट करके मैंने डिवाइड किया। लो इनकम ग्रुप 9 रुपए कुछ आना कुछ पाई को 20 रुपए कुछ आना कुछ पाई, मतलब लो इनकम की जो इनकम है उसको हाई इनकम में डिवाइड किया तो आया 2.3:1। यानी अगर लो इनकम ग्रुप 1 रुपए का कंजम्पशन कर रहा है तो हाई इनकम ग्रुप 2 रुपया 30 पैसे का कंज्यूम कर रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। किसको पूछा था, अमीर गरीब है, ये कोई बराबरी वैसे कभी नहीं होने वाली है, लेकिन ये कुछ फर्क कोई खास नहीं है।
एक का 2.3 का फर्क है, हाई इनकम लो इनकम। आज जाके कर लीजिए आप वहां पे, कितना बड़ा फर्क आएगा, 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना, मुझे नहीं पता। दूसरी बात इंटरेस्टिंग, हाई इनकम ग्रुप में जितने लोग आते हैं, आज के दिन हमारा इमेजिनेशन में यही आएगा कि यह पिरामिडिकल स्ट्रक्चर हो। अर्थव्यवस्था की बात हुई थी ना, कि सबसे ज्यादा लो इनकम होंगे, उसके कम मिडिल इनकम होंगे, और बहुत थोड़े से लोग हाई इनकम, राइट। उस समय क्या आता है, सबसे ज्यादा कहाँ हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग हैं मिडिल इनकम, सबसे ज्यादा है मिडिल इनकम में। मिडिल इनकम मतलब आप ये मत समझिए वो क्लर्क है, बाबू लोग नहीं है उस टाइम, कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं है, वो मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में फिर वही बैठेगा, मिडिल इनकम मतलब ऑफिस जाने वाले लोग, ऐसा है ही नहीं। मिडिल पर जिनकी आय 14 रुपया कुछ आना है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है, हाई इनकम, और सबसे कम कौन है, लो इनकम है। ऐसी सोसाइटी है भारत की। तो हम अगर धर्मपाल को पढ़ें और फिर रविंद्र शर्मा को सुने, तो हमारे दिमाग में प्रश्न खड़े होने चाहिए ये कि ये कैसे संभव होगा। ऐसा था पे गाड़ी रुक जाएगी तो कुछ नहीं होगा, एग्जॉटिक जानकारी हो जाएगी। आपका दिमाग यहां जाना चाहिए कि ऐसा था तो कौन से कारण थे कि ऐसा था। या जैसे मैंने लिख के रखा था, 3 बातें आपको बताऊंगा, भूल जाता हूं। दूसरा, हाँ, 1750 का आंकड़ा है जो हमारा आंकड़ा नहीं है, धर्मपाल का आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा है ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का, और ये अगर आपको देखना हो तो वो मैं किताब भी आपको बता सकता हूं, परंतु सबसे लेटेस्ट है वो कि एक किताब निकली थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, राइट, हंटिंगटन की। उसमें भी ये आंकड़ा है कि भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1750 में, एक किताब बोलती है 24.5% और दूसरी किताब बोलती है 33%, मतलब एक मैक्सिमम 33, मिनिमम 24.5, इसके बीच में कहीं भी आप रख लीजिए। ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। वर्ल्ड का परसेंटेज बता रहे, अगर दुनिया में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, तो भारत का हो रहा है 1/4 से 1/3 के बीच में, कहीं 33, 24.5 के बीच में कहीं। यहां ये भी एक एक्सोटिक जानकारी है, पर अब इसको जोड़ा जाए कि फैक्ट्री नहीं थी भारत में, यानी कोई उद्योगपति की फैक्ट्री में लोग आकर काम कर रहे हो, ऐसा नहीं था। ये भी ध्यान में जोड़िए इसको, कनेक्टिंग द डॉट्स। दूसरी बात आप ये जोड़िए कि ये जो प्रोडक्शन करने वाले कौन थे, ये ब्राह्मण थे क्या, ये क्षत्रिय जिसको बोलते हैं वो थे क्या, ये बनिए थे क्या, ये कौन थे, ये कारीगर समाज की जातियां क्या है, जिसको आज आप ओबीसी, शूद्र, अतिशूद्र कहते हैं, वो थे। ठीक, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे, और इतना ऊंचा प्रोडक्शन भारत का है। तो क्या दिमाग में खाली प्रश्न तो डालें कि क्या ये भारत की जो इन जातियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि लोग देख करके नहाने चले जाते थे, उनकी छाया से डरते थे, ये लोग, और ये आंकड़े, इसकी तस्वीर मिलती है क्या? कुछ तो गड़बड़ होगा कहीं पे। फिर से बाइनरी में मत सोचिए कि सब कुछ बढ़िया ही था, पर यह भी मत सोचिए कि सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ था। ये दोनों को मिला के देखिए। एक बात, फिर एक बात अगेन धर्मपाल के काम में मिलता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक कमिटी बैठाता है, क्योंकि उन्हें कास्ट सिस्टम्स को उन्होंने हायरार्की दी कि ये ऊपर जाती है, उसके नीचे। तो साहब वो दक्षिण भारत में जाते हैं और परियार जो जातियां होती है, जो चर्मकार जातियां हैं, उनसे पूछते हैं हु आर यू। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाता। और वो जवाब देते हैं वी आर ब्रेव सोल्जर्स, समटाइम्स वी मेक सैडल्स। सेल्फ इमेज, जिनको आप चर्मकार कहते हैं, जिनके ऊपर ये लांछन है कि भाई ब्राह्मण उनको छाया देख करके नहाने चला जाता था, और ये और वो अपनी सेल्फ इमेज ये नहीं बोलते कि हम तो दलित है, हमको तो ब्राह्मण जीने नहीं देता है। वो ये बोल रहा है वी आर ब्रेव सोल्जर, वी आर ब्रेव सोल्जर, एंड समटाइम्स वी मेक सैडल्स।
सोल्जर्स की इमेज है, ब्रेव सोल्जर्स की। आज के दिन कहीं जाके भारत में किसी कम्युनिटी से बात करिए, हु आर यू, और जवाब क्या मिलता है, वी आर करप्ट, हम तो भ्रष्ट हैं, है ना, हमारे बेईमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जो अपने आप को बहुत आंदोलनकारी मानते हैं उनसे जाके पूछिए, उनका जवाब विक्टिम का जवाब आएगा, हम पे अत्याचार हुआ है ना। मैं खाली एक बार मैं खजुराहो गया था, मेरा चश्मा खो गया, और जब मैं बाहर आया तो मैं बहुत खुशी हुई कि मैंने बोला मेरा चश्मा खो गया। जो गाइड जो मेरे साथ, बोले साहब ये खजुराहो है, कल आपको मिल जाएगा, हमारे यहाँ चोरी नहीं होती। मेरी तबीयत खुश हो गई कि यार यह अभी भी ये कहीं कहीं मिलता है इस तरह का सुनने का कि हमारे यहाँ चोरी नहीं, कहाँ है। तो ये सेल्फ इमेज जो 1750 1780 से लेके आज तक ये जो गिरी है, इसके कारण क्या रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे कि उस समय ऐसी सेल्फ इमेज है। ये हिंदुस्तान को ग्लोरीफाई कर में पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हम इतने महान थे वाली बात में कुछ नहीं निकलने वाला है। क्या कारण थे कि हम वैसे थे, और क्या कारण है कि आज हम ऐसे हो गए। क्या कारण है कि गुरुजी जो बताते हैं उसको जब हम देखते हैं, वो दिखाते हैं, वो उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी, उसका कारण क्या था, आज क्या हो गया। तो अब आपको कहीं पे मॉडर्निटी समझ में आएगी। मॉडर्निटी नया नहीं होता, प्लीज, नएपन को मॉडर्निटी नहीं कहा जाता। हाँ, मॉडर्निटी में नए पन के पीछे क्रेज है, जो आज किसी ने कहा, शिवदत्त जी ने कहा कि हमारे समझ से तो हम सतयुग से कलयुग की ओर गए हैं, और किसी से भी पूछो ज्यादातर लोग बोलते हैं पुराना जमाना अच्छा था। और ये जो मॉडर्निटी है वो कहती है नहीं साहब हम तो नंगे पंगे थे, और वहां से उठ करके हम फिर चमड़े के पहनने लगे, और फिर कुछ लोहे वोहे का सामान, और फिर खेती, और आज यहाँ पहुंच गए। तो ये दोनों नजरिए जो है ये आपस में क्लैश करते हैं, और हम कितनी भी बातें सतयुग और इसकी सुन लेते हैं, और फिर जा करके बाहर में वही बात करते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई है ना, कि वहां से देखो भाई गाड़ी नहीं थी अब गाड़ी आ गई, प्रोग्रेस हो गई, सड़क नहीं थी सड़क आ गई, प्रोग्रेस हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं गुरुजी जैसे लोगों को, धर्मपाल जी जैसे लोगों को, किताब पढ़ते हैं, पढ़ना काफी नहीं है, उसके तह में जाना बहुत जरूरी है। दिमाग में खलबली मचनी चाहिए। अगर शांत हो जाते हैं हम सुन करके, तो मैं बोलूंगा भैया फिर तो कुछ गड़बड़ है। अपना मेरा नजरिया। आज किसी ने कहा कि हम जब सुनते हैं तो शांत बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन खलबली भी मचनी चाहिए कि हुआ क्या है, क्या हो गया कि ये इतने जल्दी ये यहाँ पे हम पहुंच गए, वहां से यहाँ, और हम किस चक्कर में फंसे हुए। मैं जल्दी से और एक दो बात बोल के मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। करीब करीब मेरी बात हो ही गई। अब मैं इनकी बात पे आऊं कि मैं क्या करता हूँ। तो मैंने देखे करीब 25 साल 30 साल बहुत एजुकेशन पे कुछ काम किया, स्कूल चलाए गांव में, ये किया वो किया, अच्छे स्कूल चलाए। मेरे को उन स्कूलों पे मतलब मैं एक तरह का मैं सोचता हूँ मैंने कोई अच्छा ही काम किया, ऐसा मेरे को है। गलतियां भी हुई लेकिन कुल मिला के मेरा प्रयोग ठीक था, लेकिन मैंने बंद कर दिया क्योंकि कई कारण थे, लेकिन एक कारण ये भी था कि हमारे जब अभिभावक स्कूल में आते थे तो बोलते थे पवन जी बहुत अच्छा आपका स्कूल चल रहा है, कोई शिकायत नहीं, लेकिन अंग्रेजी मीडियम कर दीजिए। ये मैं उनके दिमाग से निकाल नहीं सका, इसमें मैं विफल हो गया। और ये भी सच्चाई है कि मेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में जाते थे, ये भी सच्चाई है। और मैं ये नहीं मानता कि मैं दोगला था, ये भी एक सच्चाई है। मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मैं दोगला था। और मेरे बच्चे अगर उस स्कूल में जाते तो वो नहीं बोलते, ऐसा भी नहीं। ये तो पहेली है, इसका सीधा जवाब मेरे पास है, मतलब जवाब है, सीधा जवाब नहीं। ये कुछ चीजें हैं जो ये जिसका संबंध मेन स्ट्रीम से है, जिसका संबंध सिस्टम से है, इन सबके बीच में हम हैं। हम ये सोच लें कि हमको सीधा सीधा कोई रास्ता बता दे
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो बोले बताइए क्या करना है, तो भैया फॉलोअर मत बनो तुम, वो जो बताएगा वो लीडर और तुम फॉलोअर, ऐसे मत बनो। अभी का धर्म है आज का कि आप अपना रास्ता पहले अपनी समझ बनाइए, और करते करते ही समझ बनेगी। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में काम करिए, करते करते भी समझ बनती है, और करना तो लगा हुआ ही है, जैसे सांस लगी हुई है। आप इतना ही कर सकते हैं कि लंबी सांस लूं कि शैलो सांस लूं, तो लगा हुआ है वो। करना और ये होना अलग अलग नहीं है, लेकिन होने पे ध्यान दो। ये सवाल कहाँ से, आपकी समझ क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, वहां से आपका करना सहज गति से, सहज रूप से निकले, जो यहाँ पे जीविका आश्रम में मैं देख रहा हूं। मुझे पता है जब आशीष नौकरी करता था उस जमाने से मैं इसको जानता हूं। ये वहां से इधर तक आया है सहज गति से, इसने झगड़ा करके नहीं किया, ऑल्टरनेटिव नहीं है ये तो इनसे बात करके आप पता करिए। ये ऑल्टरनेटिव मोड में नहीं आया, और बहुत बढ़िया ढंग से आया। ये जो निकलना होता है ना, ये अपने आप होता है। इसके लिए बहुत हाथ पांव नहीं चलाना होता है। तो और जो आज की मजबूरियां हैं, जो आज की कठिनाइयां हैं, वो हैं, उसको इग्नोर भी मत कीजिए, उससे बोझिल भी मत होइए, पर ये होगा। और हमारे यहाँ ताकत, एक मैं आपको बता देता हूँ, भारत में हमारे यहाँ, वो शब्द मैं यूज करने में मैं थोड़ा हिचकता हूँ, पर और कोई मेरे पास है नहीं, हमारे पास आध्यात्मिक ताकत है इस देश में। थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ये जो है ना, ये लॉजिकल से सब कुछ दिमाग से सोच के आप पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको जो कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई दे, पैराडॉक्सेस बोलते हैं उसको, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखाई दे, उसको दिमाग में रखिए। स्टे विद द क्वेश्चन, कृष्णमूर्ति कहा करते थे, स्टे विद द क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे विद द क्वेश्चन। मतलब क्या, दुविधा हो रही है, द्वंद्व है, द्वैत है, ये क्वेश्चन ही तो है, ये या वो, ये करे तो वो नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्टे विद दैट। होता क्या है, बहुत परेशान करता है टू स्टे विद इट। तो परेशानी में हम फट से कोई इजी रास्ता निकाल लेते हैं, और वो इजी रास्ता मेन स्ट्रीम आपको बहा के ले जाता है, विली नहीं, आपके न जाने हुए भी उधर बहा के ले जाते हैं। स्टेइंग विद द क्वेश्चन gives you an insight, not an answer. Answer comes from a logical mind, an ordinary rational mind. What we need is an extraordinary rational mind. And that is only possible with a group like this. हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जो लोग आए हैं, हो सकता है 2-4 लोग क्यूरियोसिटी सीकर हों, पर ज्यादातर लोग यहाँ आए हैं क्योंकि वो परेशान है मेन स्ट्रीम से। उनको पता तो है कुछ गड़बड़ है, पर दिल्ली की हवाई प्रदूषित है, चारों तरफ वही है, पता तो है, पर करे क्या। तो ये परेशान होकर यहाँ आए हैं, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला, वो जो आजकल है ना कि हर कुछ सब सुबह से शाम तक एफर्मेशन करो और पॉजिटिव थिंकिंग करो और आशा की बात करो, ये सब बकवास है। मैं आपको बता, ये आपको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। जिंदगी में सब कुछ है, दुख भी है, सुख भी है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है। बीमार होंगे भैया, कौन ऐसा है जो बोलेगा नहीं हम कभी बीमार नहीं होंगे? होंगे, कौन सी बड़ी बात है, ठीक हो जाएंगे ना। आशा ये नहीं है, आशा का मतलब ये नहीं कि कभी बीमार नहीं पड़े। आशा ये है कि बीमार पड़ेंगे, निकल जाएंगे उससे, दुख होगा, ठीक हो जाएगा, ये है आशा। तो आशा और फेथ गो टुगेदर, और फेथ जो है वो किसमें, मैं ये नहीं, इस पे बात नहीं करूंगा, लंबी बात हो जाएगी। फेथ इज ओनली, फेथ है में होता है, वास्तविकता में होता है, और भारतीयता अल्टीमेटली इज वास्तविकता। एंड व्हाट इज वास्तविकता? सनातन, जो है, जो परमानेंट रहता है, जो पेरेनियल है, जो एटर्नल है,
वो कभी जाता नहीं है। आप उसकी अनदेखी कर सकते हैं, जाता नहीं। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, जाता नहीं। सनातन ही भारतीयता है। सनातन पे ध्यान दीजिए, जो बदलता नहीं है उस पे ध्यान दीजिए, आपको मिलेंगे आंसर। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद।